Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful live learning platform, that is फिजिक्स वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, अगर आप अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया की सुंदर सी शक्ल देख पा रहे हैं और सुरीली सेवा सुन पा रहे हैं, तो चैट बॉक्स में एक बार दोस्तों क्या लिखना है? आए की बौछार मेरे यार, जल्दी से आए लिख देंगे, ढेर सारा आए। एक बार जो आए तो बार बार पीडब्ल्यू पे आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे दोस्तों का और भाइयों का। तो यार यहां से क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा प्यारे बच्चों को। कुछ बच्चे कह रहे थे सर क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो गया था, अग्री करता हूं, इसीलिए अब क्लासेस के ड्यूरेशन थोड़े छोटे रखेंगे, अपन ज्यादा बड़े नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर कभी लंबा हो जाए तो प्लीज कोऑपरेट करना, है ना। बड़े भैया तुम्हारे चाहते कि तुम्हारी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, है ना, तो उसमें मेरा साथ जरूर देना, ठीक है बेटा। तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। इसके बाद और लेक्चर्स आएंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की, आपकी केमिस्ट्री के बेसिक्स को एकदम रॉक सॉलिड बना दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है दोस्तों। आपको बस विश्वास करना पड़ेगा कि भैया करवा देंगे, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिल से स्वागत है आप लोगों का इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन लाइव एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है आपका और मेरा अपना फिजिक्स वाला। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। आज क्या पढ़ेंगे सुनील भैया? आज बात करेंगे दोस्तों एलिमेंट्स और उनके रिलेशनशिप विद मॉलिक्यूल्स। सबसे ज्यादा दिक्कत है भैया, मॉलिक्यूल क्या है? दोस्त है। एलिमेंट क्या है? दोस्त है। हो सब दोस्त बन जाते हैं लेकिन आखिरी में धोखा दे देते हैं, समझ ही नहीं आते। फिर बात करेंगे आयंस एंड उसके टाइप्स की। शॉर्ट ट्रिक दूंगा, सुनील सर्स फोन ट्रिक, मजा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आखिरी तक सुनना है। चालू करते हैं फिर। उसके बाद कुछ एफिशिएंसी हैक्स एंड आखिरी में इंसानियत का ज्ञान जो बनाए तुम्हें एक बेहतर 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 इंसान, ठीक है। ठीक है भैया, बहुत सही है। तो एक होमवर्क आप लोगों को दिया था कंसेप्ट पॉलिश के अंदर, ठीक है, उसका एक डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। आप लोग सेटल हो जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठो, कुछ खाने पीने के लिए रख लो, थोड़ा पानी रख लो और ध्यान से सुनते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। तो एक सवाल आपको पिछली क्लास में दिया था और वो सवाल कुछ इस प्रकार था मेरे दोस्तों। सवाल कह रहा था एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1 आर, यानी जो एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होती है दोस्तों, या तो वो ऑलवेज मेटल, इतना कॉन्फिडेंट, हमेशा मेटल होंगे, हमेशा मेटलॉइड होंगे, ईदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये थोड़ा शराफत भरा लग रहा है, ऑलवेज नॉन मेटल होंगे। थोड़ा एनालाइज कर लेते, टॉप 20 एलिमेंट को एनालाइज कर लोगे आंसर आ जाएगा। सिर्फ टॉप 20 एलिमेंट को एनालाइज कर लोगे आंसर आ जाएगा। मैं टॉप 20 एलिमेंट में से ये 3 एलिमेंट लेता हूं और इन्हीं का एनालिसिस करता हूं आपके समक्ष, आपके सामने। तो मुझे बताइए हाइड्रोजन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? तो हाइड्रोजन मेरे दोस्तों नॉन मेटल है। बहुत बढ़िया। सोडियम मेटल है या नॉन मेटल है दोस्तों? सोडियम मेरा मेटल है दोस्तों, कक्षा 8वीं में भी पढ़ा है आपने। क्लोरीन मेरा मेटल है या नॉन मेटल दोस्तों? तो क्लोरीन मेरा नॉन मेटल है मेरे प्यारे बच्चों। अब वैलेंसी की अगर चर्चा की जाए तो हाइड्रोजन की वैलेंसी लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था तो बताया था कि इसकी वैलेंसी होती है 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। तो हाइड्रोजन के पास क्या है? के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो वही वैलेंसी है। बात करें सोडियम की दोस्तों, तो यहां पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 281, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी जो वैलेंसी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 1। बात करें क्लोरीन की मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे KLM, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। दोस्तों ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मैंने आपको बताया था अगर ऐसा हो तो 8 - 7 करेंगे तो भी वैलेंसी 1 आएगी। इसकी भी वैलेंसी क्या होगी? इसकी भी वैलेंसी 1 होगी। तो क्या एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो वो हमेशा मेटल होगा? क्या हमेशा मेटलॉइड होगा? मेटल हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है। बिल्कुल सही सुनील भैया, मजा आ गया। ओपी इन द चैट बॉक्स। ये गलत, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। 281 वैलेंसी 1, 287
आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 8 - 7 वैलेंसी 1 हो जाएगी। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, सोडियम मेटल, ये आपके पास वैलेंसीज आ गई 1 1। ठीक है, चलो अब हमारी कक्षा में होगा इन्हें कौन पढ़ाने वाला, रिडल वाला। रिडल वाला, फिजिक्स वाला पे रिडल वाला आ चुका है और इसका वर्जन है 2.0। तो अब इसको आपको क्या करना है, ये आपके दिमाग के वार्म अप के लिए है, दिमाग की कुश्ती लड़ने के लिए एकदम मस्त, ताकि आप कंसेप्ट को आसानी से पढ़ सके। अब देखो, बॉय बोलता है हाय माय नेम इज पापलू, कैन यू प्लीज शेयर योर डिजिट्स विद मी। ये कन्या को बोलता है, डिजिट्स मतलब मोबाइल नंबर शेयर करना के लिए बोल रहा है। हाय माय नेम इज पपलू, कैन यू प्लीज शेयर योर डिजिट्स विद मी। बॉय गर्ल को बोल रहा है। गर्ल का जो रिप्लाई है दैट इज सिमिलर टू द वर्ड फॉर्म्ड बाय द केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7 और 8। उन एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल से बन रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 7 और 8 है। तो एटॉमिक नंबर 7 किसका है, एटॉमिक नंबर 8 किसका है, उसका केमिकल सिंबल लगाओ, आंसर पाओ। तो मैडम ने क्या बोला होगा, अरे सुंदर कन्या ने क्या बोला होगा, सुंदर कन्या के पास जब मैसेज आया कि मैडम पी लीजिए, अपने नंबर दे दीजिए, तो गर्ल ने क्या बोला होगा, सुंदर कन्या ने बोला होगा एटॉमिक नंबर 7 किसका है, एटॉमिक नंबर 7 किसका है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का केमिकल सिंबल है N, 8 किसका है, ऑक्सीजन का है। इसका एटॉमिक सिंबल क्या है, यानी केमिकल सिंबल क्या है, O। दोनों को जोड़ दो, आंसर हो जाएगा नो, काम खत्म। बच्चा लोग का रिएक्शन क्या है, सुंदर कन्या का रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा सुंदर कन्या का रिएक्शन ये सुंदर कन्या का रिएक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ जी भैया, चैट बॉक्स में ओपी, मजा आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है भैया यार, खूब मजा आ रहा है भैया यार तो केमिस्ट्री को ऐसे अपन अप्लाई करेंगे, फन आएगा, मजा आएगा, आपको सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो तो चालू करेंगे यहां पे एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मॉलिक्यूल्स। जो तुम पहले पढ़ के आए हो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझसे पढ़ा है ठीक है, कहीं से भी किसी किताब कुछ भी जहां से पढ़ा उसको भूल जाओ, मैं कंसेप्ट्स को चेंज करूंगा अभी, और जो ओरिजिनल है वही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एलिमेंट किस कैटेगरी में बिलोंग करता है ना। अब इसको बच्चे रटते हैं, आपको रटना नहीं है, सुनना है मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं अ प्योर सब्सटेंस, अ प्योर का मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, एक साइंटिफिक इंसान के लिए अलग हो सकता है, एक नॉन साइंटिफिक इंसान के लिए अलग हो सकता है। आपने बोला प्योर सब्सटेंस, अगर कोई साइंस का बंदा नहीं तो बोलेगा प्योर मतलब वो जिसमें गंदगी ना हो, वो प्योर होता है। साइंटिफिक आदमी के लिए प्योर का मतलब ये होगा, क्या मतलब होगा प्योर का, अ प्योर सब्सटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज, बहुत डीप मीनिंग है, केमिकली यूनिफॉर्म या होमोजीनियस, यानी केमिकली वो क्या हो बेटा, एक समान हो। और इसका क्या मतलब है, केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल बिल्टअप जो हो वो क्या हो, एक समान हो। यानी जिस भी चीज से वो बना हुआ है वो ऊपर से लेकर नीचे तक उस पर्टिकुलर चीज में एक समान हो। अब इससे बच्चे कंपाउंड में कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको भी समझाऊंगा, आपका कंसेप्शन एकदम बिल्कुल मिसकंसेप्शन हट जाएगा, ध्यान से देखना। प्योर सब्सटेंस ये दो तरीके के होते हैं, है ना, एक होता है बेटा एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अभी यहां पे इसको लिंक करवाऊंगा, इसका क्या मतलब है आप समझना इस चीज को। तो मैंने बोला प्योर सब्सटेंस ऐसी चीज जो कि आपके सेम टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, यानी एक समान पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स का मतलब मैंने ये नहीं बोला कि एटम्स होंगे, वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो एंटिटी मॉलिक्यूल भी हो सकती है, वो एंटिटी एलिमेंट भी हो सकता है, इसीलिए इसको स्पेसिफाई नहीं किया मैंने। इसका मतलब ये केमिकली यूनिफॉर्म होंगे या होमोजीनियस होंगे। आपके दिमाग में आ रहा हो क्लास 9 का मिक्सचर होमोजीनियस होता है, इसीलिए शब्द का इस्तेमाल किया केमिकली, यानी जो इसका बिल्टअप है वो एक समान है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए मैंने एलिमेंट की चर्चा करी, तो एलिमेंट में क्या होगा, अभी मैं एलिमेंट को और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो एलिमेंट में सेम टाइप के पार्टिकल्स मतलब एक जैसे पार्टिकल्स, ऊपर से लेके नीचे तक जो पार्टिकल्स होंगे वो एक समान होंगे। ठीक है, एक समान पार्टिकल्स होंगे, ये प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट।
तो आपका दिमाग घूमेगा कंपाउंड के अंदर, आप कहेंगे सर H2O में आपके तो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, है ना, ये तो डिफरेंट पार्टिकल्स हो गए। अब यहीं पे आप गलती करते हैं, यहीं पे आप कंसेप्ट को रटते हैं, आप बोलते हैं तो डिफरेंट पार्टिकल्स हो गए। ये आपका 100% गलत कंसेप्ट है। बच्चे पता है मेरे को क्या बोलते हैं, सुनील भैया ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से थोड़ी बना है कंपाउंड, कंपाउंड में ले लीजिए H2O पानी, तो H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो अलग अलग है। भाई उसका मतलब समझो, वो कह रहा है केमिकली यूनिफॉर्म का क्या मतलब कहना चाह रहा है, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, उस एक्चुअल कंसेप्ट को समझो। एक्चुअल कंसेप्ट ये कह रहा है कि मान लो तुमने एक बॉटल में पानी उठाया, एक बॉटल में पानी उठाया, तो यहां पे तुम देखोगे तब भी वो क्या होगा, H2O होगा, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर तुम यहां देखोगे तब भी वो H2O होगा, तुम यहां देखोगे तब भी वो H2O होगा। एट एवरी प्लेस, एट एवरी प्लेस, एट एवरी प्लेस केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेम या केमिकल बिल्टअप इज सेम। मेरी बातों को समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं सेम टाइप ऑफ पार्टिकल में। आप कहते हैं सर H2O में सेम टाइप ऑफ पार्टिकल कैसे, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अरे नहीं दोस्तों, हर जगह H2O H2O H2O, कहीं पे ऐसा थोड़ी है कि O2H है। इज देयर एनी O2H, इज देयर O2H? नहीं, हर जगह क्या होगा, H2O H2O H2O, मतलब हर जगह H2O ही है। इधर उठाऊंगा तो H2O 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 H2O, हर जगह एक समान है, H2O ही है ये। इसीलिए केमिकली यूनिफॉर्म, केमिकली होमोजीनियस, यानी एक समान कहलाता है। ये बच्चे रट लेते, कंपाउंड के टाइम पे रट लेते, भले सेम टाइप ऑफ पार्टिकल नहीं है तो डिफरेंट पार्टिकल है, लेकिन याद कर लो कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। ऐसा नहीं है, समझिए कंसेप्ट को। जैसे यहां पे तुम्हें सब कुछ यूनिफॉर्म दिख रहा है, केमिकली यूनिफॉर्म दिख रहा है, लेकिन यहां तुम्हें लगता नहीं है, यहां तुम्हें लगता नहीं है, लेकिन यहां पर भी अगर तुम देखोगे ध्यान से तो एट एवरी प्लेस इट इज केमिकली यूनिफॉर्म। ठीक है, रंग डाल दिया तो मिक्सचर बन जाएगा, रंग डाल दिया तो मिक्सचर बन जाएगा, रंग का गेम मत चलाओ। ठीक है, चलो अब देखो, एलिमेंट की गलत डेफिनेशन अपन ने अभी तक पढ़ी हुई है, इसको भी सही करेंगे, मजा आएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो शब्द है एलिमेंट, ये किस महाराज ने बोला था, किसने कॉइन किया, रॉबर्ट बॉयल ने कॉइन किया। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में इस टर्म एलिमेंट को बोला, कॉइन किया, इजाद किया, इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, इस शब्द का पहला इस्तेमाल किया। ठीक है, तो भैया एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ओके, ये डेफिनेशन गलत है, किताबों में लिखी हुई है लेकिन गलत है। खुलेआम बोल रहा हूं, किताबों में लिखी हुई है और गलत है। सही क्या है अभी बताऊंगा। किताबों में लिखी है गलत है, किताबों में लिखी है गलत है। देखो, ये कहते हैं एलिमेंट इज डिफाइंड एज सिंपलेस्ट फॉर्म और द बेसिक फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ये तक तो सही है कि सबसे आसान फॉर्म या बेसिक फॉर्म है प्योर सब्सटेंस की, इधर तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। प्योर सब्सटेंस की सबसे बेसिक फॉर्म या बेसिक फॉर्म कह सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आती है वो समझना। दैट कैन नीदर बी ब्रोकन डाउन और नॉर बी बिल्ट अप फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय अ फिजिकल और केमिकल मेथड। क्या मतलब है? ये लोग कहते हैं कि एलिमेंट ना तो टूट सकता है, ना ही कोई एलिमेंट बन सकता है, चाहे कोई भी फिजिकल मेथड हो या केमिकल मेथड हो। ये कह रहे हैं कि तुम्हारा एलिमेंट जो है ना तो वो किसी और चीज में टूट सकता है और ना ही कोई एलिमेंट किसी प्रोसेस से बन सकता है। ये बात गलत है। कैसे गलत है ये बताऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन किसने दी? ये दी एंटोनिया लॉरेंट लेवियोजर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्होंने ये डेफिनेशन दी। भैया इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो कि गलत है? एग्जाम्पल देता हूं। एक कंसेप्ट तुमने क्लास 9th में अगर पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अल्फा डीके, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट होता है, अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं इससे। ये एलिमेंट है ना, यूरेनियम एलिमेंट है, एलिमेंट ब्रोकन डाउन हो रहा है, तुमने कहा टूटेगा नहीं, टूट गया।
तुमने कहा एलिमेंट बन नहीं सकता, एलिमेंट बन गया। अब मुझे बताओ कि तुम जो कह रहे थे वो तो गलत हो गया। यूरेनियम टूटा, उसने थोरियम दी, अल्फा पार्टिकल दी। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इट हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, दिस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो ये डेफिनेशन क्यों गलत है सुनील भैया? यार हम तो रट रहे थे इतने टाइम से। सबसे पहली चीज आपको याद क्या करनी है? कंसेप्ट 1 आपको जो पता होना चाहिए दोस्तों, वो ये कि इस टर्म को इजाद किसने करा। कंसेप्ट 2 आपको यह पता होना चाहिए, यहां पे इसको अभी अपन मॉडिफाई भी करेंगे, कि इतना पार्ट तो सही है, सिंपलेस्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप बोलते हो कि एक एलिमेंट टूट नहीं सकता या एक एलिमेंट बन नहीं सकता, तो आप गलत बात कर रहे हैं। यह एग्जांपल देखिए, यूरेनियम टूटता है थोरियम में और थोरियम का निर्माण होता है यूरेनियम से। आपकी बातें गलत हैं। और अल्फा पार्टिकल बनते हैं क्लास 9th में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तुमने पढ़ा था। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए, दौड़ 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 दौड़। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं उनमें। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सुनील भैया यार एलिमेंट क्या है? फिर कंफ्यूज हो गए यार, एलिमेंट क्या है वो तो बताओ, समझाते हैं। आ जाओ, इस दीवार को देखो, ये क्या है? PW's वॉल ऑफ फेम। ओके, फेम की दीवार जहां पर हमारे सितारों के नाम आएंगे। इस दीवार को देख के तुमको एलिमेंट समझ में आ जाएगा। ये दीवार को देख लो, जिसने दीवार को देख लिया उसने एलिमेंट को समझ लिया। दोस्तों समझ में आ रहा है भाई? अभी तो समझाऊंगा मैं, एलिमेंट वाला पार्ट समझाऊंगा, एलिमेंट वाला पार्ट समझाऊंगा। रिकॉर्डेड नहीं है भैया, सामने खड़ा हूं मैं। ठीक है, सही डेफिनेशन अभी पता चलेगी आपको। अगर किसी को एलिमेंट नहीं समझ में आया, अभी आएगा, ध्यान से देखना बस, ध्यान से सुनना बस। अब मैं क्या कह रहा हूं इसको ध्यान से सुनो। मान लो कि हमको एक लाल ईंटों की दीवार बनानी है। क्या करना है? हमें लाल ईंटों की एक दीवार बनानी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे पास आए कि अरे सुनील भैया सुनील भैया सुनील भैया लाल ईंटों की दीवार बनानी है। अपन के तो आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? लाल ईंटें ले आओ, बना देंगे दीवार वीवार, अपने कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं यार। वो क्या किए, वो बोले एक ईंट लगाओ, फिर दूसरी लगाओ, फिर तीसरी लगाओ, फिर चौथी लगाओ, पांचवी लगाओ, छठी लगाओ, सातवीं लगाओ, इनके बीच में सीमेंट भरते जाओ, है ना। फिर ऐसे एक 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 लेयर चढ़ाते जाएंगे, दीवार बन जाएगी। लेकिन इसका एलिमेंट से क्या रिलेशन है दोस्तों? इसका एलिमेंट से क्या रिलेशन है समझते हैं, ध्यान से सुनना। 1 रेड ब्रिक यानी एक लाल ईंट, आप ऐसे समझिए कि एक एटम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक लाल ईंट एक एटम को रिप्रेजेंट करती है। और रेड वॉल जो है, पूरी की पूरी लाल दीवार जो है, यह किसको रिप्रेजेंट करती है? जो पूरी दीवार आपके सामने खड़ी है, लाल ईंटों की दीवार आपके सामने खड़ी है, वो क्या है? वो एलिमेंट है। तो आप मेरे समझदार बच्चों इतना नहीं समझ पा रहे कि एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? जो एक प्रकार के एटम से मिलके बना हो उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट नहीं कहेंगे। ये पूरी दीवार एलिमेंट कहलाएगी ना। अगर ये एक ईंट एटम है और सारे एक जैसी ईंटों को मैं जोड़ता हूं, मेरी दीवार बनती है, तो उस दीवार को मैं एलिमेंट कह सकता हूं। तो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? जो कि सेम टाइप के एटम से बनती है, उसी तो एलिमेंट कहते हैं यार। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों? मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, एलिमेंट एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है। क्योंकि प्योर सब्सटेंस में हमने क्या बात करी थी? प्योर सब्सटेंस वो होगा जो एक तरीके के पार्टिकल से बना हुआ होगा, है ना, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये मैंने आपको बोला था, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो यहां पे वो जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम क्या डिफाइन करेंगे? इस केस में जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम डिफाइन करेंगे एटम्स। समझ में आ रही है बात?
प्योर सब्सटेंस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बनता है, इसका एक टाइप एलिमेंट है, तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बनता है, और ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स यहां पे एटम्स है। आई होप समझ में आया। यहां पे वो जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या है दोस्तों, वो एटम्स है। बात खत्म। क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर हो गई मेरी बात? यहां तक मैं समझा पा रहा हूं, आपकी बुद्धि में इसको बिठा पा रहा हूं? क्या आपको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक बार यहां पे समझ में आ रही है तो दोस्तों एक बार आए भैया जरूर लिख देना। एक बार आए भैया के हुंकार मार देना कि भैया समझ में आ गया, मजा आ गया। ठीक है, आए भैया के हुंकार मार देना। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, आप टेंशन मत लेना, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, मेजरली 99% बच्चों को समझ में आ गया, 99.5% बच्चों को समझ में आ चुका है। आए भैया एकदम दौड़ रहा है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब आपके लिए, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, प्लीज अपना ध्यान यहां लगाइए। बहुत सरल सी बात मैंने कही। मान लो जिसको नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारा नाम है चिंटू। चिंटू तुम मेरे पास आए, बोले सुनील भैया एक लाल ईंटों की दीवार बनानी है। सरल सी बात, तुम लाल ईंटें ले आए। ठीक है, सारी लाल ईंटों को जोड़ा मैंने, और जोड़ के मैंने बना दी एक मस्त सी दीवार। तो मेरे दोस्त, तुम जो लाल ईंटें लाए थे उसमें से हर एक ईंट को तुम एटम मानो, और जो तुमने दीवार बनाई उसको एलिमेंट बोलो। समझ में आ रही है बात? तो एलिमेंट क्या हुआ? सेम टाइप के एटम से मिलके क्या बना? एलिमेंट बना। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? आगे चले? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, तुम्हारे सारे कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, जो तुमको दर्द देते हैं जीवन के अंदर, इन सबको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तुम जब मेरे पास आए थे तो क्या बोला तुमने? अरे यार भैया, यार सुनो यार, एक एक ईंट जोड़ के दीवार बना लेते हैं। मैंने कहा यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने प्यारे बच्चे हैं, एक एक ईंट जोड़ के दीवार बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन बोलेंगे मोनो एटॉमिक एलिमेंट। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रीक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है वन। यानी हमने एक एक ईंट को जोड़ा, एक एक ईंट को जोड़ा, एक एक ईंट को जोड़ा, एक एक ईंट को जोड़ा। कैसे? ऐसे, एक ईंट जोड़ दी, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, पांचवी ईंट, छठी ईंट, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, ऐसे करके हम लोग जोड़ते गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसे कौन एग्जिस्ट करता है, इसका एग्जाम्पल्स क्या है? तो बेटा आपके जो जो मेटल्स है ना बेटा, जो भी आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सोडियम, मैंने बोला मैग्नीशियम, मैंने बोला एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये सारे मेटल्स मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं। यानी एक एक एटम जुड़ता है, एक एटम, 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 और सारे एटम्स सेम है। इस एंटिटी को मोनो एटॉमिक एलिमेंट कहेंगे। सरल चीज। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आपके जो मेटेलॉइड्स होंगे, है ना, मेटेलॉइड्स होंगे। ठीक है, तो अभी आपको मेटेलॉइड्स के नाम ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर 5 में याद हो जाएंगे। BSG ATP, बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, टेलुरियम। नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेटेलॉइड्स अभी नाम याद होना चाहिए। अभी के लिए इतना काफी है। और फिर मैं बोलता हूं नोबल गैसेस, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, है ना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, ठीक है बेटा, ये सब मोनो एटॉमिक हैं। कैसी हैं बेटा? मोनो एटॉमिक। यानी एक 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 एटम से जोड़ के, एक एक ईंट से जोड़ के जो दीवार बनाई थी, इसको हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक एलिमेंट। बात खत्म। तो सुनील भैया डाई क्या होगी? और यार भैया डाई क्या होगी? डाई क्या होगी? डाई का मतलब क्या होता है भाई? डाई का मतलब क्या होता है? 2। अब इसका क्या मतलब है? कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि हम लोग दीवार को जल्दी बना लें। अभी हम क्या कर रहे हैं? एक ईंट लगा रहे हैं, सीमेंट लगाते हैं, फिर दूसरी ईंट, फिर सीमेंट लगाते हैं, फिर तीसरी ईंट, फिर सीमेंट लगाते हैं, फिर चौथी ईंट। बहुत टाइम लग रहा है।
बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने बोला सुनील भैया 2 ईंटें लगाते हैं फिर सीमेंट लगाते हैं, फिर 2 ईंटें लगाते हैं फिर सीमेंट लगाते हैं, जल्दी दीवार बनेगी। मैंने कहा वाह यार, ये तो बहुत समझदार बच्चा है यार, ये बहुत ही तेज बालक है अपना। ये कह रहा है कि ऐसे 2 ईंटों को जोड़ो, सीमेंट लगाओ, फिर आप क्या करो, 2 ईंटों को जोड़ो, फिर सीमेंट लगाओ, फिर 2 ईंटों को जोड़ो, बनेगी तो दीवार ही। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही तेज बालक यार, है ना। ऐसे 2-2 ईंटों को जोड़ो, 2 ईंटें 2 ईंटें 2 ईंटें, है ना, 2 ईंटें ऐसे, समझ रहे हो, 2-2 करके जोड़ो। यहां पे आप एक एक जोड़ रहे थे ना, यहां पे आप एक एक जोड़ रहे थे, ऐसे 2-2 करके जोड़ो, बनेगी तो दीवार ही ना, बनेगी तो लाल दीवार। मैंने कहा हां यार, समझदार बच्चे हैं यार, ये तो खतरनाक बच्चे हैं यार, ये तो ऐसे कौन एग्जिस्ट करता है? अगर आप सोचे तो ऐसे कौन एग्जिस्ट करता है? इस तरीके से कौन एग्जिस्ट करता है? ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करती है बेटा? O2, समझे मेरे छोटू। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है? H2। अब कंफ्यूज मत होना, यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, 9th में पढ़ा होगा। तुम कहोगे सर ऑक्सीजन के लिए तो मैं O लिखता हूं, वो केमिकल सिंबल होता है, समझ रहे हो। एक बार मैं इस चीज के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों से, यहां पे मैं लिख लेता हूं आप लोगों के लिए एक नई स्लाइड ऐड करके, ध्यान से इस चीज पे फोकस करना दोस्तों। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, तो इसका जो केमिकल सिंबल होगा, किसी भी एलिमेंट का केमिकल सिंबल अगर आप लिखेंगे तो एक एटम होता है, और इसका फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? जैसे ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एस, जैसे ये संसार में पाया जाता है वो ऐसे पाया जाता है, 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब हम किताब में लिखते हैं, जो केमिकल सिंबल है उसका वो O है, इसका फॉर्मूला जो है वो O2 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन, तो दोस्तों नाइट्रोजन का केमिकल सिंबल क्या है? बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के, ये हम स्किप करके आ जाते हैं। केमिकल सिंबल, केमिकल सिंबल क्या है नाइट्रोजन का? N। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है N2। यानी ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? 2 नाइट्रोजन के एटम जुड़े हुए होते हैं, केमिकल सिंबल इसका क्या है? N है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये बेसिक्स है बेटा, बहुत छोटे छोटे बेसिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो यहां पे लिख दो एटसेट्रा, ठीक है। अब ट्राई एटॉमिक की बात करें दोस्तों, तो ट्राई एटॉमिक क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, यानी 3, तो 3 एटम्स वाला एलिमेंट। अब कुछ बच्चे और तेज हैं, कह रहे नहीं नहीं सुनील भैया 3-3 ईंटें जोड़ेंगे, आपन तो बहुत ही तेज है रे, आपन तो बहुत तेज आदमी है, आपने अतरो धीरे धीरे काम कोनी चाले, काम करनो तो तेज करनो, अतरो धीरे काम कोनी चाले, समझ रहे हो? इतना धीरे नहीं चलेगा, 3 ईंट 3 ईंट 3 ईंट लगान सीमेंट चालो। तो ऐसे कौन एग्जिस्ट करता है दोस्तों? ऐसे एग्जिस्ट करता है ओजोन गैस, O3। तो ओजोन कैसे एग्जिस्ट करती है? O3 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 O3, ठीक है। ऐसे 3-3 के पेयर में एग्जिस्ट करती है। पूरी एंटिटी क्या कहलाएगी? एलिमेंट। समझ रहे हो? इस प्रकार एग्जिस्ट करती है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं ओ भैया यार ये पॉली एटॉमिक एलिमेंट क्या होता है यार, रटना पड़ता है यार हमको बहुत ज्यादा। कुछ नहीं रटना, पॉली एटॉमिक एलिमेंट के वर्ड को तोड़ते हैं, इसके वर्ड को तोड़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है 2 और मोर देन 2। समझना मेरे दोस्तों, 2 और मोर देन 2। एटॉमिक का मतलब होता है एटम्स, तो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स वाला एलिमेंट पॉली एटॉमिक है। डायटॉमिक एलिमेंट, ट्राइएटॉमिक एलिमेंट, इसके बाद टेट्राटॉमिक एलिमेंट, पेंटाटॉमिक, ये सब पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। समझिए मेरी पॉइंट को, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कभी कभी कंफ्यूज होने के लिए बच्चे बोल देते हैं सर ऑक्सीजन पॉलीएटॉमिक एलिमेंट है। हां है, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट है। क्या ट्राइएटॉमिक एलिमेंट ओजोन ये बेसिकली पॉलीएटॉमिक है? हां है। क्या मोनोएटॉमिक वाले पॉलीएटॉमिक है? नहीं।
तो दो कैटेगरी हो गई आपके एलिमेंट की, एक मोनो एटॉमिक, एक पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक के अंदर आते हैं डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक, पेंटाटॉमिक, सब इसके अंदर आते हैं। तो दो मेजर कैटेगरीज हो गई दोस्तों, एक कैटेगरी हो गई ये और एक कैटेगरी हो गई ये। समझ में आया? पॉली शब्द का मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स। ठीक है, पॉली का मतलब क्या हो गया? दो या दो से ज्यादा। पॉली का मतलब दो या दो से ज्यादा। जैसे इसमें दो है, इसमें तीन है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? पॉली एटॉमिक। समझ में आ रही है बातें? तुम रट रहे थे, मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा एफर्ट मारोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होती है, ये सारी की सारी मोनो एटॉमिक होती है। नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होती है, मोनो एटॉमिक। हीलियम He 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 He। मेटल्स में सोडियम Na ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां से एक चीज के बारे में और चर्चा करते हैं। एक सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूल क्या होता है? अब मॉलिक्यूल को दोस्त हमारे क्या करते हैं? याद कर लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा? मैं आज भी आपको ये चीज ध्यान से कह रहा हूं। आपके जो सीनियर्स हैं, जो मेरे से नहीं पढ़े हुए, जो कहीं और से मान लीजिए पढ़े हुए हैं, उनसे एक बार आप पूछना कि एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड में डिफरेंस क्या, वो नहीं बता पाएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन आपको पता होगा, आपको क्लियर डिफरेंस पता होगा। ध्यान से देखना। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? साइंस की भाषा में मॉलिक्यूल किसको कहते हैं सुनील भैया? समझते हैं, देखिए। तो बेटा एक ऐसी केमिकल स्पीशी जिसके अंदर क्या होता है? दैट कंटेन्स टू और मोर देन टू एटम्स। ठीक है ना, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं और जो केमिकली बॉन्डेड होंगे एक साथ, इनको मॉलिक्यूल कहेंगे। मेरी बात को फिर से सुनिए, दो या दो से ज्यादा एटम होंगे उसके अंदर और वो आपस में जुड़े हुए होंगे। क्या मैंने यहां पे ये कहा कि वो एटम सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, यानी एक समान होंगे या डिफरेंट होंगे? नहीं। तो यहां पे वो जो एटम्स हो सकते हैं, दैट कैन बी सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट। पर उस एंटिटी को हम क्या बोलेंगे? उस एंटिटी को हम एटम्स कैन बी सेम और डिफरेंट, इसको मॉलिक्यूल कहेंगे। तो अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सुनील भैया, क्या ये वाले दो या दो से ज्यादा एटम है तो क्या ये मॉलिक्यूल है? हां। क्या ये भी मॉलिक्यूल होंगे? हां। ये एक छोटी सी एंटिटी, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी मॉलिक्यूल, 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 इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। O3 पूरी O3 की एंटिटी एलिमेंट, और ये एक छोटी सी O3 मॉलिक्यूल। जो पूरी दीवार होगी वो कहलाएगी एलिमेंट, और जो ये इंडिविजुअल एंटिटीज हैं O3 ये क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूल। इसीलिए आपने सुना होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो सुनील भैया क्या ये मॉलिक्यूल होंगे? नहीं, मोनोएटॉमिक कभी मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं होंगे, ना कंसीडर किया जाएगा इनको। आप कभी भी मोनोएटॉमिक वालों को मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर नहीं करोगे। कभी आपने सुना है सोडियम मॉलिक्यूल? नहीं सुना होगा। कभी मैग्नीशियम मॉलिक्यूल सुना है? कभी नहीं सुना होगा। कुछ किताबें गलत लिखती है हीलियम मॉलिक्यूल, कभी नहीं हो सकता। इसकी एटॉमिसिटी यानी जो नंबर ऑफ एटम्स के लिए डिफाइंड है, यह है दो या दो से ज्यादा। हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूल उसको कहोगे जिसमें दो या दो से ज्यादा आइटम होंगे। आयुपैक की वेबसाइट पे लिखा हुआ है ये बात, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, आयुपैक की वेबसाइट पे लिखा है। इसीलिए बोल रहा हूं, कुछ किताबें लिखती है हीलियम मॉलिक्यूल, नियॉन मॉलिक्यूल। अरे भैया, मॉलिक्यूल डिफाइन ही दो या दो से ज्यादा आइटम के लिए है। तो आप पहले ये चीज देख लो, आयुपैक की वेबसाइट खोल लो, उसमें आपको आयुपैक गोल्ड बुक करके मिल जाएगी वेबसाइट, जाके चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलो अब मेरे को एक बार आय की बौछार चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। ढेर सारी आय भैया की बौछार मेरे को चाहिए। मेरे दोस्तों, आय भैया मेरे को चाहिए। मैं एकदम मैं चाहता हूं कि आय भैया से एकदम चैट भर जाए। जल्दी आय भैया से चैट बॉक्स भर दो दोस्तों, आय भैया से चैट बॉक्स भर दो। मैं आप लोगों के सारे डाउट लूंगा, टेंशन मत लो।
कुछ बच्चों का डाउट ये था सर सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस जो आपकी एनसीईआरटी वाला है वो कवर होगा, साथ में एक्स्ट्रा फाउंडेशन वाला कवर होगा। दूसरी चर्चा, आप डाउट पूछ रहे केमिकल फॉर्मूला, अगली कक्षा में केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। आपको वो बेसिक्स भी बताए जाएंगे जो आपकी किताब में नहीं है और एडवांस बेसिक्स हैं। कुछ एनटीएससी के अंदर जो होंगे उसके अंदर स्टार्टिंग की 10 क्लासेस एडवांस बेसिक्स की होंगी। बस आपको यहां पे विश्वास रखना है कि भैया जो पढ़ाएंगे ना उससे मेरे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। आप जो पिछले साल वाले उड़ान के अगर आपके कोई दोस्त हो उनसे पूछना सुनील भैया की क्लास से आखिरी तक तुमको केमिस्ट्री में ज्ञान मिला, उनसे एक बार फीडबैक लेना, तुमको समझ में आएगा। थोड़ा सा कनेक्शन बनाना बैठेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सब आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो मैं तुमको प्रैक्टिस करवाता हूं। देखिए अगर पोल ना आए तो हमें दिक्कत नहीं लेनी है, हमें चैट बॉक्स में आंसर डाल देना है। दुखी नहीं होना है कि सुनील भैया पोल नहीं आया। हम यहां पे पोल के लिए नहीं आए, हम यहां पे सीखने के लिए आए हैं। हम सीखने पे फोकस करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो इस सवाल को हम करते हैं। अगर आपसे नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट इज कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट एज वेल एज अ मॉलिक्यूल। अब जैसे यहां लिखा है वाटर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसका फॉर्मूला क्या है। हाइड्रोजन गैस का भी लिख देता हूं, सोडियम मेटल का भी लिख देता हूं। इसी तरीके से सोडियम एग्जिस्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे सवाल का आंसर देंगे, मैं आपको पोल देता हूं, फटाफट से चालू करेंगे। 45 सेकंड का हम पोल स्टार्ट करेंगे और चलिए जल्दी से चालू करते हैं। मैंने बोला जो एलिमेंट भी है और मॉलिक्यूल भी है, ध्यान से सुनो, जल्दीबाजी में आंसर मत करो। जो एलिमेंट भी है और मॉलिक्यूल भी है, जो एलिमेंट भी है और मॉलिक्यूल भी है, आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। आराम से करो, जल्दीबाजी मत करना। पहली बार कर रहे हो, जल्दीबाजी मत करना दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी है सुनील भी हम यहां पे सही करने आए हैं, हम यहां सीखने आए हैं। कोई दिक्कत नहीं, गलत कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, सीताराम 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 कहिए जाके विनी राखे राम। 45% बच्चों ने किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अथर्व, सत्यम, अभिरूप, सचिन एंड मृदुल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नाम यहां नहीं है, आपने गलत किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीखने के लिए आए हैं, सीख के जाएंगे। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे एलिमेंट कौन सा है ना। और उसने पूछा है मुझसे कि मॉलिक्यूल भी है, यानी वो किसकी बात कर रहा है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की। और कौन से मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कौन से होते हैं? मॉलिक्यूल का मतलब मैंने बोला दो या दो से ज्यादा एटम जिसमें होंगे वो मॉलिक्यूल होगा। अब वो एटम सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो वो एटम सेम होने चाहिए, इसीलिए हम उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। यानी आपको यहां पे पॉलीएटॉमिक एलिमेंट को ढूंढना है। पॉलीएटॉमिक एलिमेंट क्या था बताना? दो या दो से ज्यादा एटम वाला ही था ना। पॉलीएटॉमिक एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, सरल सी बात है। अब मुझे एक बात बताना, H2O क्या एलिमेंट है? H2O दोस्तों कंपाउंड होता है ना। सेम टाइप के एटम्स थोड़ी है बेटा, सेम टाइप के एटम्स थोड़ी है। आपका जो कंपाउंड होगा ये प्योर सब्सटेंस तो है, लेकिन प्योर सब्सटेंस दो तरीके का था, एक था एलिमेंट, एक था कंपाउंड। क्या ये एलिमेंट वाला प्योर सब्सटेंस है? नहीं 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 नहीं, ये कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। सेम टाइप ऑफ एटम्स नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में अगर आप देखेंगे तो सारे एटम सेम होंगे। H2 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 H2। कैसे एग्जिस्ट करेगा ये एग्जिस्ट करेगा H2 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 H2। ये पूरी दीवार क्या बोला कहलाएगी? ये पूरी दीवार कहलाएगी एलिमेंट। ये पूरी दीवार क्या कहलाएगी दोस्तों? ये कहलाएगी एलिमेंट मेरे दोस्तों। और ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। समझ में आ गई बात? तो आंसर क्या रहेगा? एलिमेंट तो है, क्या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है? हां। अब आप कहोगे सोडियम मेटल भी तो एलिमेंट है। हां बिल्कुल एलिमेंट है, लेकिन सोडियम मेटल कैसे एग्जिस्ट करता है? सोडियम मेटल ऐसे एग्जिस्ट करता है।
सोडियम मेटल क्या है दोस्तों? सोडियम मेटल मोनोएटॉमिक है एंड मोनोएटॉमिक डजंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, नॉट कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूल्स। आपको मैं बातें समझा पा रहा हूं आई होप। मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर होने के लिए मिनिमम 2 एटम या 2 से ज्यादा एटम होने चाहिए। यहां पे सारे एटम सिंगल है, ये सिंगुलर एंटिटी है, सिंगुलर एंटिटी है, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, एक एक एंटिटी है। यहां पे दो 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 एंटिटी है, इसलिए मॉलिक्यूल होगा। यहां पे ये कंसीडर नहीं होगा। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी आपका क्या है, कंपाउंड है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, चलिए ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया? समझ में आ रही है बात? आराम से करो, जल्दीबाजी मत करो। मैं फिर से कह रहा हूं, आराम से करो, जल्दीबाजी मत करो। आराम से करो, जल्दीबाजी मत करो। इस सवाल को कोशिश करो। अब यहां पे उल्टा पूछा, एलिमेंट तो है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है। अब कौन से वाले एलिमेंट, 2 तरीके के थे, याद करते हैं, मोनोएटॉमिक एलिमेंट, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट। पॉलीएटॉमिक एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, यानी यहां पे तुमको मोनोएटॉमिक एलिमेंट को ढूंढना है। सरल सी बात है, यहां पे मोनोएटॉमिक एलिमेंट को ढूंढना है, यानी वो एलिमेंट है, सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं है। इट इज ओनली एलिमेंट नॉट मॉलिक्यूल। ठीक है, आ जाओ भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सीताराम 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 कहीं। अरे हमने बच्चे कहते हैं कि सुनील भी हमको डर लगता है कंसेप्ट से। बहुत सारे बच्चे अपन से सोशल मीडिया पे कनेक्ट किए हैं, बच्चे डर रहे हैं। अरे डरने की क्या बात है दोस्तों, डरना क्यों है? डरना किस चीज से? आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं ना, आप उन्हें याद कीजिए, आपका डर चला जाएगा। जैसे मेरा डर भगाने के लिए मैं क्या करता था, मैं क्या करता था वो मैं बताता हूं। मैं एक मंत्र का जाप करता था, और मैं अभी भी करता हूं, और आपको भी वो बताता हूं मंत्र। क्या पता वो शायद आपकी मदद कर सके, है ना? तो अगर आपको कभी भी डर लगे किसी चीज से जो आपको लग रहा है कि आपको हरा सकती है, तो डरना नहीं है, उस मंत्र का जाप करना है। और मंत्र क्या है? ओम नमः पार्वती पतया हर हर महादेव। इस मंत्र का जाप करें, आपका जो डर है वो भाग जाएगा। आपको जिस भी चीज से दिक्कत लगती है वो दूर हो जाएगी। कृपया इसको याद करें, बोले आप जिस भी संप्रदाय, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उन्हें याद करें, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, हमेशा बुरे वक्त में 3 ही चीजें साथ रहती हैं, एक आप खुद, एक आपका परिवार, तीसरे परमात्मा। इन 3 चीजों को याद रखोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी जीवन में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अनुज, समर्थ, आर्यन, अभिनव एंड अनमोल। बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहन बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखो फिर से वही करेंगे यार सुनील भैया, एलिमेंट को यहां लगाएंगे और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को यहां लिख देंगे। ठीक है, अब थोड़ा अपन जल्दी जल्दी करते हैं, अपन थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, फटाफट से जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखो, एलिमेंट हो लेकिन मॉलिक्यूल ना कंसिडर हो। ये एलिमेंट होगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एलिमेंट होगा, हां होगा। क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होगा? यस, लेकिन हमें मॉलिक्यूल नहीं ढूंढना है, वो मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। दैट मींस मोनोटॉमिक होगा। ऑक्सीजन गैस O2। अब दोस्तों ये एलिमेंट भी है और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी है। क्यों? ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, O2 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 O2। तो ये जो चीज है ये क्या कहलाएगी? ये मॉलिक्यूल कहलाएगी। और ये पूरी एंटिटी क्या कहलाएगी? ये एलिमेंट कहलाएगी। याद है ना, 2-2 ईंटें जोड़ के अपन ने दीवार बनाई थी, दीवार पूरी एलिमेंट। ये 2-2-2 वाली जो एंटिटी है मॉलिक्यूल। वाटर ये तो सीधे सीधे बाहर है भाई, ये तो कंपाउंड है ना, ना तो ये होगा ना ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा, बाहर ही कर दो इसको। बचा पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मेटल अब ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये एलिमेंट है लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है? मोनोएटॉमिक है। मॉलिक्यूल कंसीडर करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा एटम होने चाहिए। वो एटम सेम है डिफरेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पे सिंगल 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 एंटिटी है। एक एक ईंट वाली दीवार है, एक एक ईंट जोड़ के जो बनाई थी, एक ईंट एक ईंट एक ईंट एक ईंट एक ईंट एक ईंट जोड़ के बनाई थी। यानी मोनोएटॉमिक एलिमेंट नेवर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, मोनोएटॉमिक एलिमेंट नॉट कंसीडर्ड
एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सिर्फ एलिमेंट होंगे, लेकिन इट डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। पढ़ा चुका हूं, समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहां पे दूसरे कंसेप्ट की, आयंस एंड देयर टाइप्स की। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अब आयंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, हमारे प्यारे बच्चे आयंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। आयंस का रिप्रेजेंटेशन तक गलत लिखा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप आयन का जो रिप्रेजेंटेशन तक लिख रहे हैं वो भी गलत है, उसको सही करेंगे अपन। कोई दिक्कत नहीं ना, गलत था तो क्या फर्क पड़ता है भैया? आपने भी कभी सीखा? बिल्कुल सीखा। मैं भी गलत ही लिख रहा था, बहुत टाइम बाद अपन ने भी सीखा, तो तुम भी सीखोगे। सीखना ही तो है। लर्निंग इज, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। आ जाओ। अब ये आयन, आयन क्या है? 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 ये आयन, आयन। तो आयन क्या है दोस्तों? एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, अब इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज हो। तो एक एटम हो गया या ग्रुप ऑफ एटम हो गए, इनके ऊपर एक चार्ज है, इसको आयन कहते हैं। क्या बोला मैंने? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कंटेन्स एन ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नोन एज आयन। ठीक है, कौन कौन से टाइप के होते हैं? देखिए, दो तरीके के होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है कटायन, 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 और एक होता है दोस्तों अनायन। एक कटायन, एक अनायन। अब ये ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज आया कैसे? देखिए, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना इस चीज को। एटम क्या होता है? एटम मैंने लास्ट क्लास में बताया था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे पहले लास्ट क्लास को देख लेना, है ना। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए उतना पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता, वो एकदम न्यूट्रल होता है। क्या हम तो न्यूट्रल हैं भैया, हम तो न्यूट्रल हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही इम्बैलेंस आ जाएगा, एक बैलेंस नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में, इम्बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो उस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा? एक ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एक ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप हो जाएगा। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, इसीलिए दोस्तों। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक इंबैलेंस आ जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में, बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है, इनका नंबर आपस में बराबर नहीं है, तो इसके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज आ जाता है। क्या भैया अब हम पॉजिटिव हैं, क्या भैया अब हम नेगेटिव हैं, ऐसे समझ गए? जैसे जब तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स को ओवर पावर कर लेते हैं, तुम बहुत नेगेटिव हो जाते हो। लेकिन यही जब तुम भक्ति कर लेते हो या तुम्हारे साथ कोई अच्छा होता है, तो तुम्हारे पॉजिटिव थॉट्स तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स को ओवर पावर कर लेते हैं। और जो सभ्य पुरुष कहते हैं ना, एकदम साधु संत परमात्मा टाइप, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स बराबर है, न्यूट्रलाइज्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा संसार में क्या हो रहा है। ठीक है, तो कटायन क्या होता है? कटायन क्या होता है और अनायन क्या होता है? देखो, कटायन होता है अगर देखें तो पॉजिटिवली चार्ज्ड, अनायन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिवली चार्ज्ड। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर में डिफरेंस होगा। हां जी भैया, तो कैसे होगा? देखो देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज से, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव हो गया। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। भाई प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। हां जी भैया, अगर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन से, तो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव।
ये अनायन, ये कटायन, ये अनायन, ये कटायन। समझ में आया? इसको और बेहतरीन तरीके से मैं भी आपको समझाता हूं, आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर ले आता हूं, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। दिखाऊं, समझाऊं, समझाऊं? आ जाओ, इधर आओ, अभी समझ में आएगा। जिसको नहीं आया समझ में, अब समझ में आएगा। दोस्तों सोडियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोडियम की बात करते हैं। सोडियम सिंबल है Na, है ना? एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है ना? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? पॉजिटिव चार्ज कितना है? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11, है ना? 11 ही होते हैं ना? लास्ट क्लास में बताया था एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। कैसे डिवाइड होंगे? 2 इसमें, 8 इसमें और 1 इसमें। लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, क्लास 9th का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है भैया। अब आपको यह पता है, आपको यह पता है कि यह स्टेबल होने के लिए इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अंदर घटक जाए, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, है ना? अब ऑब्वियसली ये 7 इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं घुसाएगा। क्यों? क्योंकि 11 प्रोटॉन है और बाहर की तरफ 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये नहीं होगा। ठीक है? तो ये क्या अफोर्ड करेगा? ये बोलेगा कि ये तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूं? मैं ये कर लेता हूं, मैं 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए अपने जीवन में रेडी हूं, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो, या तो ये हो सकता था कि 7 गेन करके आउटर मोस्ट में 8 कर ले, ऑक्टेट रूल लास्ट क्लास में पढ़ाया था, या फिर ये बोले कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। इसके लिए ये ज्यादा आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 8। खुश है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज देखना। तो अब क्या होगा? मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, अब क्या होगा? अब देखो, एटॉमिक नंबर अभी भी 11 रहेगा। क्यों 11 रहेगा? लास्ट क्लास में बताया था एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? इलेक्ट्रॉन है 10, इलेक्ट्रॉन है 10, इलेक्ट्रॉन है 10। अरे भैया ये कौन ड्रिलिंग चालू कर दिया? ओ भैया जी, कीलास चल रही है अपनी, कीलास, कीलास के अंदर माहौल बना रहे हो आप। अरे मालिक इनको हुकुम करो, ये भैया जी अपनी ड्रिलिंग चला रहे हैं, अपनी कीलास में आवाज आ जाएगी, बालक बच्चे दुखी हो जाएंगे। क्या कर रहे हो यार दोस्तों? चलो। अरे भैया तो पकड़म पकड़ाई खेलने लग गए ऊपर। ओ भैया पकड़म पकड़ाई खेलने लग गए, तो भगने दौड़ने लग गए। फिर बावले हो गए क्या ये? 2 और 8, ठीक है? तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब दोस्तों अब मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज कितना है? 11, लेकिन नेगेटिव चार्ज कितना है? 10। तो एक इंबैलेंस क्रिएट हो गया ना यहां पे, एक इंबैलेंस क्रिएट हो गया ना यहां पे, एक इंबैलेंस क्रिएट हो गया ना यहां पे। क्या हो गया? इंबैलेंस क्रिएट हो गया। ये सोडियम का कटायन बना। ये कैसे बना? देखिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो था +11, ये पॉजिटिव चार्ज तो 11 था, नेगेटिव चार्ज 10 था, तो ओवरऑल चार्ज। अब ये लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का भी तरीका है। लिखने का तरीका क्या है वो भी सीखिए। आप सिंबल को लिखेंगे, फिर आप मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज 1, और उसके बाद लगाएंगे प्लस। +1 नहीं लिखेंगे, 1+ लिखेंगे, 2+, 3+, ऐसे लिखेंगे। समझ में आया दोस्तों? ये कटायन। तो एक इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, इसीलिए ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा। ठीक है? ठीक है? थोड़ी देर और चलेगी क्लास, ज्यादा देर नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर और चलेगी, है ना? तो चलिए अब फटाफट से यहां पर इन चीजों के बारे में बात करते हैं। बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स है लेकिन आपको मजा आएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओवरऑल चार्ज, यानी नंबर ऑफ ओवरऑल चार्ज 1 + 2 + 1 - 2 - भैया जी ये कौन ऊपर शोर कर रहा है? रोको ना यार।
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, ये जो नंबर ऑफ चार्ज है दोस्तों, इसके बेसिस पे क्या बनेगा? मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। ये क्या होता है भैया? ये क्या होता है? डीप कंसेप्ट है, बहुत डीप। आ जाओ। मोनोवेलेंट कटायन यानी पॉजिटिव चार्ज हो एक, ये क्या है? 1, एक पॉजिटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल Cu1 प्लस, एक पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, Na1 प्लस, K1 प्लस, NH4 1 प्लस, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है ना? अरे भैया ये इतना तेज कर रहे हैं, शोर के नीचे आ जाएंगे क्या जमीन के? ठीक है, उसके बाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और तेज करो, और तेज करो। अब डाइवेलेंट कटायन क्या होता है? मोनोवेलेंट यानी उसके ऊपर मोनोवेलेंट कटायन यानी 1 प्लस का चार्ज, 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 1 प्लस। समझ रहे हो? 1 प्लस का मोबाइल का फोन बन गया। अब तुम्हारा अगला रिडल इसी के ऊपर होगा, अगला रिडल इसी के ऊपर होगा, देखना 1 प्लस का बना देंगे अपन रिडल। डाइवेलेंट कटायन Cu2p+, उसके बाद Mg2p+, Ca2p+, एटसेट्रा। ट्राइवेलेंट कटायन यानी ऊपर 3 का चार्ज हो भैया, Al3+। अरे यार ये भैया जी शांति नहीं हो रहे हैं यार, समझ रहे हो? यानी इसके ऊपर 3 का चार्ज हो, प्लस 3 का चार्ज हो, Fe3+, एटसेट्रा। अच्छा, इधर Fe2+ भी हो सकता है, Fe2+, एटसेट्रा। एटसेट्रा हथियार होता है, जब अपन को आगे नाम याद ना, एटसेट्रा लिख देना, हथियार है अपना। अब ऐसे ही मोनोवेलेंट अनायन क्या होता है? मोनोवेलेंट अनायन यानी 1 माइनस, डाइवेलेंट 2 माइनस, ट्राइवेलेंट 3 माइनस। आ जाओ, HSO4 1 माइनस, HCO3 1 माइनस, OH 1 माइनस, Cl 1 माइनस, एटसेट्रा। डाइवेलेंट क्या होता है? यानी 2 माइनस का चार्ज हो, कितने का? 2 माइनस का। समझो, O2 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या हो सकता है? सल्फर भी हो सकता है, यानी सल्फाइड जिसको बोलते हैं, 2 माइनस, एटसेट्रा। ट्राइवेलेंट यानी 3 का ओवरऑल चार्ज, PO4 3 माइनस, नाइट्रोजन का N 3 माइनस। अब इनका नॉमेनक्लेचर भी आपको सिखाऊंगा, नाइट्राइड, सल्फाइड, ये क्यों होता है एनटीएससी के बेसिक्स में सिखाऊंगा, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी, इतना बेसिक तो समझ में आ रहा है ना यार, कि यानी यहां पे 1 का इंबैलेंस है, एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, यहां पे भी एक ज्यादा, यहां पे भी एक ज्यादा, यहां पे 2 प्रोटॉन ज्यादा, यहां पे 3 प्रोटॉन ज्यादा है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसीलिए एक ओवरऑल चार्ज आ रहा है। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर बराबर नहीं होंगे, उसके ऊपर एक चार्ज आएगा, उसको आयन कहेंगे। 2 प्रकार के होंगे, एक होगा कटायन, एक होगा अनायन, ठीक है। चलिए, अरे सीताराम 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 कहिए। चलिए अब देखते हैं पॉली एटॉमिक आयन। बच्चे कह रहे थे अरे भैया कक्षा 9वीं में इसने रुला दिया था। अच्छा रुलाया था इसने, इसको अभी अपन रुलाएंगे, तुम देखना, इसको अभी अपन प्याज काट के रुलाएंगे। तुम तो गए, आपका क्या होगा रे पॉली एटॉमिक आयन। चलो ये क्या है दोस्तों, देखो पॉली शब्द का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2। एटॉमिक का मतलब क्या होता है, एटम। आयन का मतलब क्या होता है, ओवरऑल चार्ज। समझना आप, देखो 2 या 2 से ज्यादा एटम, 2 या 2 से ज्यादा एटम जिनके ऊपर ओवरऑल चार्ज है वो पॉली एटॉमिक आयन, और बाकी बचे हुए मोनो एटॉमिक आयन। कैसे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। 2 या 2 से ज्यादा एटम जिनके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज, 2 या 2 से ज्यादा एटम जिनके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज, 2 या 2 से ज्यादा एटम जिनके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज, 2 एटम जिनके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज, 2 या 2 से ज्यादा एटम जिनके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज, 2 या 2 से ज्यादा एटम जिनके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज। काम खत्म, लिख दो। ये सारे के सारे पॉली एटॉमिक आयन है। कौन से, NH4 1+,
ये HSO4 1 माइनस, HCO3 1 माइनस, OH 1 माइनस, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, ये सारे के सारे क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है। कंसेप्ट समझो, रटो मत, शब्दों को पकड़ो, काम खत्म। अगर कोई बोल रहा है मोनोवेलेंट कटायन यानी 1+ का ओवरऑल चार्ज होगा, डाइवेलेंट यानी डाई का मतलब होता है 2 यानी जिसके ऊपर 2+ का पॉजिटिव चार्ज होगा, ट्राइवेलेंट यानी जिसके ऊपर 3+ का पॉजिटिव चार्ज होगा, मोनोवेलेंट अनायन जिसपे 1- का नेगेटिव चार्ज, डाइवेलेंट अनायन जिसपे 2- का नेगेटिव चार्ज, ट्राइवेलेंट जिसपे 3- का नेगेटिव चार्ज। आई होप समझ में आया दोस्तों। अब इसी में पॉलीएटॉमिक आयन क्या है दोस्तों? पॉलीगैमी सुना है क्या? नहीं सुना? पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी सुनना। पॉली, 2 या 2 से ज्यादा, एटॉमिक का मतलब एटम, आयन का मतलब ओवरऑल चार्ज, यानी 2 या 2 से ज्यादा एटम पे ओवरऑल चार्ज। अब दोस्तों 5 एटम पे ओवरऑल चार्ज, HSO4 माइनस ओवरऑल चार्ज, HCO3 माइनस ओवरऑल चार्ज, हाइड्रोक्साइड ओवरऑल चार्ज है ना 1-, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, फॉस्फेट, ओवरऑल चार्जेस। समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए, ये एक बच्चा कह रहा है यहां आके, सर पीली जेंट कर दो, मैं तुमको एफिशिएंसी के तरीके बताऊंगा। आज की क्लास में तुमको एफिशिएंसी बढ़ाने के मैं तरीके बताऊंगा मेरे दोस्तों। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। पहले स्कूल जाओ, परेशान हो, फिर घर आके ट्यूशन पढ़ो, फिर होमवर्क करो और सो जाओ। जिंदगी में कितना दर्द है ना, समझ सकता हूं। भुगत के आया हूं इसलिए समझता हूं, बिल्कुल भुगत के आया हूं इसीलिए समझता हूं। तुम्हारा दर्द अच्छे से जानता हूं और मानता हूं, लेकिन तुमको इसको फेस करना पड़ेगा। यह संसार का कटु नियम है। तुम भारत में पैदा हुए हो तो तुम्हें इस एजुकेशन सिस्टम का इस सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा फॉलो। लेकिन उसको बेहतरीन बना सकते हैं, भैया बताएंगे कैसे। ठीक है, विश्वास रखो। अब कुछ बच्चे कहते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? कहेंगे ना वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी मतलब अभी तक तुमने जो पढ़ा उसमें हर एलिमेंट एक एक वैलेंसी को एग्जिबिट कर रहा था। भाई हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, एक एक वैलेंसी। लेकिन कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। ऐसा क्यों? सम एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेनल्टीमेट शेल एज वेल। देखो, जब वैलेंस शेल से लूज करेंगे तब तो बेसिकली एक वैलेंसी होगी, लेकिन जब सेकंड लास्ट शेल से भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बेसिकली वेरिएबल वैलेंसी को शो करेंगे। मेरी बात समझना, जब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तब तो एक वैलेंसी शो कर रहे हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3, मान रहे हो। लेकिन जब उसके लास्ट सेकंड शेल से भी लूज करेंगे तो 2 वैलेंसी शो करते हैं। ऐसे वाले एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने देखा तो कॉपर जो है Cu1+ भी है और Cu2+ भी है। ऐसे ही आयरन की बात करूं तो Fe2+ भी है और Fe3+ भी है। ऐसे ही सिल्वर की बात करूं तो Ag1+ भी है और Ag2+ भी है। समझ रहे हो बेटा? तो 2 वैलेंसी शो करता है। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 भी होगी, 2 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी। चार्ज कंसीडर मत करना। आयन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है? ये आयन है। व्हाट इज द वैलेंसी? ओनली द मैग्नीट्यूड 1 2 2 3 1 2, दैट इज द वैलेंसी। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं क्योंकि वो अपने पेनल्टीमेट शेल से इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं। अब इसका नामकरण भी थोड़ा बहुत सिखा देता हूं, एक्स्ट्रा ज्ञान है, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई दुख वाली बात नहीं है। एनटीएससी के बेसिक्स में इसको डिटेल में कवर भी करूंगा। इसका नामकरण सिखाऊंगा तुमको। रोमन यानी जो स्टॉक नोमेनक्लेचर है और कॉमन नोमेनक्लेचर मैं सिखाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा जान लो, बाद में अच्छे से जान लेना। तो लोअर वैलेंसी, छोटी वैलेंसी के लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं कम्स एट एंड। जैसे किसी चीज के आखिरी में जो चीज है उसको सफिक्स कहते हैं।
तुम्हारा सरनेम नाम के आखिरी में आता है, उसको सफिक्स कहते हैं। तो अगर लोअर वैलेंसी होगी दोस्तों तो इसके लिए सफिक्स लगेगा अस। एडवांस कंसेप्ट दे रहा हूं, और इसके लिए लगेगा इक। अस इक, अस इक, अस इक, अस इक। क्युप रस, क्युप रस, क्युप रस। और दोस्तों हायर वैलेंसी Cu2+, तो क्या हो जाएगा? क्युप रिक, क्युप रिक, क्युपरस, क्युपरिक, क्युपरस, क्युपरिक। आयरन का देखिए, आयरन का देखिए, Fe2+, 2 लोअर वैलेंसी, हायर वैलेंसी 3, फेरिक, फेरस। अरे रस, रस सब्जी वाला रस, अस इक। एक्स्ट्रा ज्ञान है, आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो एनटीएससी में समझ में आ जाएगा। समझ में आया? हां देखो मैंने क्या बोला, वापस सुनना। अभी तक हमने वैलेंसी क्या पढ़ी? हर एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए लूज कर रहा है, एक वैलेंसी शो कर रहा है। लेकिन अगर वो अपने पेन अल्टीमेट शेल से भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो 2 वैलेंसी शो करता है। जैसे कॉपर 1 भी शो करेगा, 2 भी शो करेगा, आयरन 2 और 3 शो करेगा, सिल्वर 1 और 2 शो करेगा। वेरिएबल वैलेंसी। तो इनका नामकरण कैसे करना है फिर? अब मैं इसको ये नहीं बोल सकता ना कॉपर कटाइन। कौन सा कॉपर का कटाइन? 1+ या 2+? समझो मैंने बोला कॉपर कटाइन। अच्छा तुम बोलेगे कौन सा वाला कॉपर कटाइन? 1+ वाला या 2+ वाला? तो अगर मुझे 1+ बोलना है तो मैं बोलूंगा क्यूप्रस, 2+ बोलना है तो क्यूप्रिक। लोअर वैलेंसी है ना, लोअर वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? 1। हायर वैलेंसी क्या हुई? 2। यहां पे लोअर वैलेंसी क्या हुई? 2। हायर वैलेंसी क्या हुई? 3। समझ रहे हो? तो कॉपर की लोअर वैलेंसी के लिए क्यूप्रस, हायर वैलेंसी के लिए क्यूप्रिक। आयरन की लोअर वैलेंसी के लिए फेरस, हायर वैलेंसी के लिए फेरिक। ऐसे ही अगर आप लेड के लिए करते हो तो लेड के लिए क्या हो जाएगा? ये लेड के लिए हो जाएगा प्लम्बस, और यहां हो जाएगा, मेरे को बोला सुनील भैया Pb4+ है तो क्या हो जाएगा? मैं बोलूंगा अरे यार प्लम्बिक लेके आना, प्लम्बिक 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 इक अस। अब मैं यहां पे थोड़ी बोल सकता हूं अरे यार वो लेड का कटायन, अरे कौन सा 2 वाला कि 4 वाला? तो कहोगे प्लम्बस तो Pb2+, मैंने बोला प्लम्बिक तो Pb4+। समझ में आया दोस्तों? मजा आया? हाँ जी, हाँ जी। ये कौन कह रहा भैया ड्रिल की आवाज आ रही है? आ रही कि ड्रिल की आवाज? ये लोग मेरे को लगता है छत खोल के यहां आ जाएंगे आज, फिर कहेंगे थप्पा ये छुपन छुपाई खेल रहे हैं मेरे साथ। समझ रहे हो तुम? पर मैं तो इधर आके छुप गया था। अब ये सोच रहे हैं कि अब हम कैसे सीढ़ी चढ़ के अंदर नहीं जाएंगे, हम दीवार छत तोड़ के अंदर कूदेंगे, वैसे धूम करके आएंगे थप्पा। अरे भैया थोड़ा धीरे कर लो, क्या चल रहा है? जीवन में दुख बहुत है क्या? चलो लेट्स प्रैक्टिस। इनको थप्पा थप्पा खेलना है, हाइड एंड सीक। थप्पा थप्पा चर का चले। अरे भैया शांत हो जाओ, शांत। सारा ग्लूकोन डी आज ही निकालोगे? पूरा ग्लूकोन डी की ताकत निकाल दे रहे हैं कि आज पूरा डब्बा पी के आए हैं, तुमको हराएंगे। अरे भैया जी ऐसे ना करो। ओ भैया ये तो ड्रिल छोड़ के हथौड़ा लेने लग गए। सॉरी, पढ़ने तो पढ़न दो। चलो जल्दी जल्दी। अब कटायन कब बनता है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। भैया की क्लास में आए हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, मजा आ जाएगा। ओके दोस्तों चलिए सिल्वर वाला बताता हूं, सिल्वर वाला भी बताता हूं। ठीक है, सिल्वर वाला भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर वाला क्या क्लास 10th में आएगा नहीं। मैंने लेड वाला इसलिए बताया बिकॉज लेड वाला आएगा अभी आपका। मैं लेड नाइट्रेट बनाऊंगा तो इसीलिए मैंने बता दिया। कॉपर वाला आएगा, आयरन वाला आएगा, लेड वाला आएगा, उसके अलावा आएगा ही नहीं, इसीलिए नहीं बताया। वरना फिर ऐसे तो आपका स्टेनस, स्टेनिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, अर्जेंटस, अर्जेंटिक है ना, ये भी है, पर जो काम नहीं आएंगे इसलिए नहीं बताया। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ना एनटीएस वाली क्लास में बहुत सारे डिटेल में बताएंगे, है ना। अभी तो वो बता रहा हूं कि कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्या भाई कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट आता है उतना चाहिए। ठीक है क्या बात है। हार्दिक, अभिनव
व्हाट कलर इज योर बुगाट? हिमांशु एंड देबारगा। अरे भैया ये कैसा नाम है, व्हाट कलर इज योर बुगाट? गौरीलाल, ये कैसो का नाम है मेरे भैया, ये कैसा नाम है दोस्तों? व्हाट कलर इज योर बुगाट, ये क्या होता है दोस्तों? ये भैया स्पैमिंग मत कर देना रे दोस्तों, ये क्या गलत बात कर दी, समझ ही नहीं आया, कोई बात नहीं। इतना बड़ा नाम होता है क्या दोस्तों, इतना बड़ा नाम होता है क्या? तो कटायन इज फॉर्म्ड व्हेन, कब बनता है भैया कटायन? जब आपके प्रोटॉन्स जो है दोस्तों, अरे भाई लाल कहां गया, जब आपका प्रोटॉन्स जो है वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, है ना। कटायन क्या होता है दोस्तों? कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड चीज या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कब बनेगी? जब पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से ज्यादा होंगे। अब एक बच्चा बोल रहा था सिल्वर वाला बता दो, तो ये होता है देखो अर्जेंटस, काम नहीं आएगा इसलिए नहीं बता रहा था, अर्जेंटिक, ठीक है, ध्यान से देखो, अस एक, ये लोअर वैलेंसी 1, हायर वैलेंसी 2, अर्जेंटस अर्जेंटिक। क्योंकि कोई कहेगा ना अरे सिल्वर का कटायन लाओ, तो भैया कौन सा सिल्वर का कटायन, 1+ की 2+, अच्छा अर्जेंटस अर्जेंटिक, ऐसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए नाम रख दिया। अब मान लो कि यार अपन को दो प्रकार के अपने पास गधे हैं, एक का नाम है आलू, एक का नाम है भालू। अब मैं कहूं यार गधे को लेके आओ, जो वो के कौन से वाले गधे को, मैं कहा आलू वाले गधे को, अच्छा तो आलू वाला गधा आया, मैं कहूं भालू वाले गधे को, तो ये आया, समझ में आया? हाँ जी, चलो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Mg2+ कटायन, जल्दी बताएं दोस्तों। मेरे से बच्चे पूछते हैं सर भक्ति करना जरूरी है जीवन में? देखिए स्पिरिचुअल पाथ पे आप चले, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प मिलती है, पता है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, देखिए केमिस्ट्री हर स्टेट बोर्ड में अलग पढ़ाई जाती है, लेकिन केमिस्ट्री तो सेम होती है ना। ऐसा थोड़ी कि हमारे यहाँ पे कार्बन पढ़ाते हैं तो कि मध्य प्रदेश में कार्बन का मतलब होता है H, ऐसा तो नहीं होता। तो आप जिस भी धर्म, जिस भी संप्रदाय, जिस भी समाज को फॉलो करते हैं, आप उसकी भक्ति करिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने कर्म अच्छे करिए, बढ़िया सब अच्छा होगा, ठीक है, डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर रहे थे, मैंने बात करी, मुझे लगा दिक्कत है, इसीलिए मैंने क्लास में आके आपसे चर्चा करी, ठीक है। किसी भी चीज को दिल पे नहीं लेना है ना। अभी नया नया शुरुआत है, तुम दौड़ोगे डरोगे तो क्या होगा? डरोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम डर रहे हो, डरो मत, फिर से कह रहा हूं तुम डर रहे हो, डरो मत, तुम जीत सकते हो। खुद पे विश्वास रखना है, माता पिता पे, परमात्मा पे, खत्म बात, किसी और पे विश्वास ही नहीं करना। हाँ भैया केमिस्ट्री में आप पे विश्वास करना है, हाँ केमिस्ट्री में कर लेना मेरे पे विश्वास, ठीक है। फिजिक्स में रक्षक सर पे, बायो में समृद्धि मैम पे, मैथ्स में ऋतिक सर पे, है ना, एसएसटी में कुणाल भाई पे। चलिए बहुत बढ़िया, अलीना, अभिमन्यु, अभिनव, नमन एंड प्रेमदीप, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया दोस्तों। अब देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Mg2+ कटायन, ठीक है, Mg2+ कटायन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब मुझे बताओ, अगर मैं सिंपल Mg की बात करता हूं, मैग्नीशियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? इसका एटॉमिक नंबर है मेरे पास 11, ठीक है। तो अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे दोस्तों? ये देखो K, L और M, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 नहीं, एटॉमिक नंबर 12 है, बाय मिस्टेक। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 12। तो यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 8 और 2, ठीक है। अब इसने क्या बोला, आप ये देखिए, इस पे फोकस करिए, इसने क्या बोला? इसने बोला 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम हो चुके होंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं चर्चा करता हूं, तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 12, ये सिंपल सी कथा ये कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 12। लेकिन अगर मैंने बोला Mg2+, इसका क्या सरल सा मतलब है? इसका सरल सा मतलब यह है दोस्तों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 12 ही रहेंगे, वो तो 12 ही रहेंगे ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में है वो तो 12 ही रहेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम चर्चा करें तो वो 10 हो गए होंगे। इसी वजह से +12
-10 हुआ होगा, इसी वजह से +2 और चार्ज जो लगता है वो क्या लग जाता है, Mg2+ लग जाता है। इसका कहने का सरल सा मतलब यह था कि 2 प्रोटॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। इस केस में एटॉमिक नंबर जब 12 था, 12 इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल था। लेकिन अगर 2+ का चार्ज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 12 ही है, इलेक्ट्रॉन 2 से कम हो चुके हैं, तो 2 से कम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके हैं। तो यहां पे इसका सरल सा भावार्थ क्या है, इसका सरल सा भावार्थ है दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। खत्म बात, ठीक है। आइए फटाफट से आगे चलते, जल्दी लेक्चर खत्म करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, जल्दी से बताएंगे अब इसमें से पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है। फटाफट से मैं आपको पोल दूंगा, फटाफट से आंसर करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, फटाफट से आंसर करेंगे। भाई मैं आप लोगों के 15 से 20 मिनट और लूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं 15 से 20 मिनट और रुक जाओ भाई। आप लोगों को एफिशिएंसी हैक बता दूं, एक छोटी सी कहानी बता दूं, फिर आप जा सकते हैं, ठीक है। क्यों यार आप लोग कंफ्यूज क्यों, पॉलीएटॉमिक आयन पूछा था। तनुष, तनिष्क, इमरान, रिम्पी एंड पावनी, इसको एक बार देखना, इस पे गलती क्यों कर दी आप लोगों ने, इसमें क्यों गलती करी, इधर ध्यान से देखो। पॉलीएटॉमिक आयन पूछा है दोस्तों, पॉलीएटॉमिक आयन पूछा है। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा आप लोगों के सामने घुमाया, अब देखो ध्यान से। सोडियम की बात करूं तो इसका क्या है, Na1+, तो ये क्या है, आप देखिए इसके ऊपर चार्ज 1+ है, 2+ है, तो ये हो गया मोनोवेलेंट कटायन। अब ये एक एटम है ना, ये एक एटम है, तो ये कैसा आयन होगा, ये मोनोएटॉमिक आयन होगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ये किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे मोनोएटॉमिक होगा या पॉलीएटॉमिक होगा। नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे मोनोएटॉमिक होगा या बेसिकली आपका पॉलीएटॉमिक होगा। तो यहां पे अपन इसको लिखते जाएंगे। और अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो ऑन बेसिस ऑफ चार्ज पे बात कर रहे हैं, है ना, कि इस पे 1+ का चार्ज होगा, 2+ का चार्ज होगा, 3+ का चार्ज होगा, 1- होगा, 2- होगा, 3- होगा, तो है तो मोनोएटॉमिक, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरे पे आइए, 2+, 2+ का मतलब क्या हो गया, ये कैसा कटायन है, डाइवेलेंट कटायन है ना। लेकिन क्या ये पॉलीएटॉमिक आयन है, नहीं, अरे एक एटम है ना दोस्तों, पॉलीएटॉमिक आयन कैसे होगा, पॉलीएटॉमिक आयन कैसे होगा, ये भी क्या होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, मोनोएटॉमिक आयन होगा। आप कंसेप्ट समझ रहे हैं, 1+ का चार्ज है तो मोनोवेलेंट है, अब सिंगल एटम है तो मोनोएटॉमिक आयन है, 2+ का चार्ज है तो डाइवेलेंट है, लेकिन एक एटम है इसलिए मोनोएटॉमिक आयन है। OH-, अब ध्यान से देखिए, ये आपका मोनोवेलेंट अनायन है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन 2 एटम्स या 2 से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक आयन हो जाएगा। कंसेप्ट को समझिए मेरे दोस्तों। देखिए आयंस का 2 क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। यहां पे एक एटम था तो मोनोएटॉमिक आयन, यहां पे एक एटम था तो मोनोएटॉमिक आयन, यहां पे 2 एटम थे तो ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। यहां पे इसके ऊपर चार्ज क्या है, 1+ तो मोनोवेलेंट कटायन, 2+ तो डाइवेलेंट कटायन, 1- तो मोनोवेलेंट अनायन। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा ट्राइवेलेंट कटायन, यानी इसके ऊपर 3+ का चार्ज है, ये देखिए 3+ का चार्ज है, ट्राइवेलेंट, लेकिन एटम तो एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोएटॉमिक आयन। अरे कंसेप्ट समझ पा रहे हैं, इन डेप्थ कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं मैं, इन डेप्थ। करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या था बेटा, टर्म को तोड़िए, 2 या 2 से ज्यादा एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज, 2 एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज है, सिंगल एटम सिंगल एटम सिंगल एटम है, काम खत्म। समझ में आया, समझ में आया। अरे भाई पॉलीएटॉमिक आयन की बात हो रही है, पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स पे ओवरऑल चार्ज, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, सिंगल एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज, सिंगल एटम पे ओवरऑल चार्ज, 2 एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा एटम पे ओवरऑल चार्ज,
पॉलीएटॉमिक आयन। सिंगल एटम पे ओवरऑल चार्ज तो मोनोएटॉमिक आयन। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, वीडियो को और वापस से देखो, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक तो मेरे को नहीं लगता कि कोई और पढ़ा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूं। इससे ज्यादा नीचे चले जाएंगे तो बिल्कुल केमिस्ट्री स्टार्ट करनी पड़ेगी। व्हाट इज CHEMISTRY, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। प्लीज आप समझिए, इस सवाल को सॉल्व करो। इससे ज्यादा नीचे क्या जाएंगे भैया? ये 9वीं क्लास चल रही है, ICSE वाली सारी चीज 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं। अब बताओ इससे ज्यादा नीचे क्या आ जाएंगे? मुझे बताओ इससे ज्यादा नीचे क्या आ जाएंगे? आप मुझे बताओ इससे ज्यादा नीचे मैं क्या लेके जाऊं कक्षा 5वीं में? आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार आ रहे हैं, पिछले साल वाले बच्चे भी ऐसे ही थे, लेकिन उनका केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग हो गया था ना कि सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट वो केमिस्ट्री बता रहे थे। आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। ये 9वीं क्लास का कंसेप्ट है बेटा, 10th क्लास का नहीं है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें नहीं आता, इसीलिए मेहनत कर रहा हूं। तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास 9th के कंसेप्ट है मैं पढ़ा रहा हूं जो आपको। अब देखिए आपको पोल देते हैं, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिएगा फटाफट से, है ना। और उसके बाद जो अगला कंसेप्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे स्टार्ट करूंगा। अभी ज्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे, 5 मिनट आपके और लूंगा और कक्षा को खत्म कर देंगे। जल्दी 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 आंसर करो, बड़ा सरल सा सवाल है, बड़ा सरल सा सवाल है। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, चलो बहुत सही बहुत सही बहुत बढ़िया। अथर्व राज, अलीना, सांची एंड राघवेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, दिल जीत लिया आप लोगों ने। अब देखिए ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाइयों। अब देखिए क्या बोल रहा है ये कह रहा है एन आयन X2 माइनस कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो X2 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, X2 माइनस इंबैलेंस करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये X होगा, व्हेन X की अगर हम बात करें, न्यूट्रल की बात करें, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहां पे जो इंबैलेंस क्रिएट हुआ है वो 2 का हुआ है, तो अगर जो न्यूट्रल एटम होगा उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 2 ज्यादा हुए थे इसीलिए तो ओवरऑल चार्ज आई थी, तो इसके अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई? अगर यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 8 प्रोटॉन्स होंगे, है ना। 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बैलेंस होगा। जब 8 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो X2 माइनस होगा। समझदार बच्चे हैं आप, है ना। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 8 होगा। अब 8 किसका एटॉमिक नंबर होता है? 8 होता है ऑक्सीजन का। काम खत्म। आगे चलिए, एक बार आए भैया लिख दीजिए, फिर अपन जो ट्रिक वाला पार्ट है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आए भैया लिख दीजिए, मैं अगली क्लास में आपको स्टार्ट करूंगा पॉली एटॉमिक आयंस का ओवरऑल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी सुनील सर की फोन ट्रिक, मैं अपनी एक फोन ट्रिक आपको दूंगा, उससे आप ओवरऑल चार्ज को याद नहीं रखना, आपको ट्रिक से आप निकाल पाएंगे। जैसे अमोनियम NH4 के ऊपर 1+ ही आता है, SO4 के ऊपर 2- आता है, उसके बाद कार्बोनेट के ऊपर 2- आता है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगा। आए भैया लिख दीजिए, बहुत बढ़िया। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझा पा रहा हूं। अब ये वाला जो है ना, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, आपको एक होमवर्क दे देता हूं, इस होमवर्क को आप करिएगा। मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, इस होमवर्क को आपको करना है। इसका स्क्रीनशॉट तो आप शायद नहीं ले पाएंगे, बट क्लास के नोट से आप इसको कर लीजिएगा निकालने के बाद, ठीक है दोस्तों। आ जाइए अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सुनील भैया हम स्कूल जाते हैं, हम 8 घंटे देते हैं, फिर घर आते हैं, फिर खाना खाते हैं, अभी सो भी नहीं पाते कि एक क्लास अटेंड करनी होती है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर दूसरी क्लास अटेंड करनी पड़ती है और हम दुखी हो जाते हैं। रात को होमवर्क करते हैं, यहाँ का रिवाइज करते हैं और फिर हम थक हार के सो जाते हैं। बिल्कुल समझता हूँ, रिलेटेबल है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है, मैंने भी यही फेस किया है और हमारा एजुकेशन सिस्टम का ही पार्ट है। बड़ा ही मतलब कह सकते हैं कड़वा सा पार्ट है, लेकिन कटु सत्य है, लेकिन एक्सेप्ट तो करना है।
अब इस केस में आप अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूं। तो जब आपकी एक क्लास से लेकर दूसरी क्लास के बीच का एक ब्रेक आता है ना, उस समय आप कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शंस खाइए ताकि आपकी बॉडी को एक इंस्टेंट एनर्जी मिल सके, है ना। तो देखिए, शाम के नाश्ते को हम क्या कहते हैं, शाम का जो नाश्ता होता है बेटा, है ना, शाम का नाश्ता, इसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, शाम के नाश्ते को हम लोग कहते हैं सपर। क्या कहते हैं दोस्तों, सपर। सुबह कहते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, सपर एंड देन डिनर। तो सपर में आप क्या कह सकते हैं, काउपी चाट खा सकते हैं, ठीक है ना, लोभिया कहते हैं इसको, लोभिया, लोभिया कहते हैं हिंदी में, लोभिया की चाट खा सकते हैं आप, ठीक है। लोभिया को मम्मी को बोलिए सुबह उबाल के रखें, शाम को आप लोभिया लीजिए, उसके अंदर नींबू डालिए, बढ़िया से नींबू निचोड़िए, ऐसे नींबू निचोड़ा, इसमें टमाटर काट के डाले, प्याज डाला, इसको मिक्स किया, इस पे जल अपना होता है ना जीरावण होता है, या अपना चाट मसाला डाला, खा लिया। एक तो ये खा सकते हैं। दूसरा, स्वीट पोटैटो या स्पिनच के कटलेट्स खा सकते हैं, पालक के, कॉर्नफ्लेक्स विद दूध ले सकते हैं, है ना। ये सारी चीजों को आप ले सकते हैं, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप जरूर से ग्रहण करने की कोशिश करें जब आप पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। पढ़ते समय पानी को बहुत ज्यादा पिए, जितना ज्यादा पानी आप पिएंगे उतना ही आपको नींद कम आएगी, क्योंकि आपको बार बार टॉयलेट करने जाना पड़ेगा, आपकी बॉडी का फ्लूइड मीडियम बढ़ेगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कोऑर्डिनेटेड रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। इस वजह से आप प्लीज प्लीज इन सब चीजों को करिए। मैं हर क्लास में आपको एफिशिएंसी हैक्स दूंगा। बात रही मेरे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे मैं कहता हूं इंसानियत का ज्ञान, जो बनाए बेहतर इंसान, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमको केमिस्ट्री आ जाएगी या नहीं आएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम एक बेहतर इंसान बन जाओगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचना दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, दुनिया तो भगवान के बारे में भी सही नहीं सोचती। तो तुम तो इंसान हो रे, तुम कहां से जीत जाओगे, है ना। जब जो संसार भगवान को नहीं छोड़ता, वो तुम्हें क्या छोड़ेगा, है ना। ये तो संसार का नियम है बेटा, है ना। तो संसार पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें खुद पे फोकस करना है। तो एक छोटी सी कहानी हम तुमको सुनाएंगे, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो बढ़िया से अपनी लाइफ में उससे इंस्पिरेशन लेके आना, एक मोटिवेशन लेके आना, बाकी तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो एक कहानी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस कहानी से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा। कहते हैं कुंडली तो राम और रावण की भी समान थी। कुंडली तो राम यानी जो आपकी राशि थी, राशि तो राम और रावण की भी समान थी, लेकिन उनको जो फल मिला वो उनके कर्म के अनुसार मिला। अब ये जो कहानी है ये कर्म के ऊपर है, ये इंसान के मन के ऊपर है। इसको थोड़ा सा सुनिएगा, आपको समझ में आएगी बात। तो एक बार की बात है, जो हमारे धनुर्धारी अर्जुन हैं और उनके सारथी जो हैं स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ये एक बार एक गांव में भ्रमण कर रहे होते हैं। गांव में भ्रमण कर रहे होते हैं तो वो एक पंडित को देखते हैं जो भीख मांग रहा होता है, भिक्षा मांग रहा होता है। अर्जुन को बड़ी दया आ जाती है और अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मुझे इसकी मदद करनी है, मुझे इनकी मदद करनी है। वो कहते हैं करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी को एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली देते हैं कि आप ये लेके जाइए, और मैं नहीं चाहता कि आप भीख मांगिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या करते हैं, वो सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली घर लेके जा रहे होते हैं, इतने में बीच में लुटेरे आ जाता है, एक लुटेरा आ जाता है और वो उसको लूट के भाग जाता है, ठीक है। अब ये घर पहुंचते हैं और घर पहुंच के बड़े उदास हो जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी को बताते हैं कि आज मुझे अर्जुन ने एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी थी, लेकिन एक लुटेरा आके लूट के निकल गया, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं उनकी धर्मपत्नी क्या कहती है। उनकी धर्मपत्नी कहती है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला ना मिलेगा, शायद आपकी किस्मत में नहीं था, है ना। अब ये पंडित जी क्या है ना, पंडित जी को दुख क्यों होता है, क्योंकि पंडित जी जब घर की तरफ आ रहे होते हैं, पंडित जी बड़े खुश होते हैं, अब तो मैं नया मकान लूंगा, अब तो मैं नया घर लूंगा, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, उसके बाद मस्त खाना खाऊंगा, सोना होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें सोचते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशन टूट जाती है, दिल में दर्द होता है। कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन फिर अपना कर्म मानते हैं, वही जो हमारा कर्म है वही धर्म है। अगले दिन फिर भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं, अगले दिन फिर भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं। शाम के समय फिर से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उन्हें देख लेते हैं। अर्जुन बोलते हैं यार ये क्या है, उनको बुलाते हैं, बोले कल हमने आपको सोने के सिक्कों से बड़ी पोटली दी थी, आप फिर आज भिक्षा मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए, जब पूरी बात बताते हैं कि लुटेरा आ गया, लूट के निकल गया। अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक कीमती मोती देता हूं, आप इसको अपने पास रखिए, इसको आप बेच के बहुत आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। बड़े खुश हो जाते हैं पंडित जी के, ओ बढ़िया। पंडित जी फिर रास्ते पे घर निकलते हैं, वाओ वाओ, अब तो जिंदगी औसम है। क्यों?
क्योंकि अपने पास मोती है, मोती को बेचेंगे, एकदम बढ़िया सा घर लेंगे, आले लेंगे, मस्त आराम सोएंगे, खाएंगे पिएंगे, हो गया जैसे आराम। घर पहुंच के घर में पुराना मटका होता है, चुपचाप उस मटके के अंदर उस मोती को रख के अंदर जाके सो जाते हैं। उन्हें लगता है कौन आके मटके में से मोती को निकालेगा। अब इनकी जो धर्म पत्नी है, इनकी जो भार्या है, वो पानी भरने गई होती है। अब वो मटके में पानी भर के जैसी लेके आ रही होती है तो मटका टूट जाता है। अब कहती घर में पानी तो लेके जाना ही है, घर आती है। अब ये जो पुराना घड़ा है जिसके अंदर इन्होंने मोती छुपाया, इस घड़े को लेके बाहर की तरफ जाती है। जैसे ही नदी के अंदर डालती है, वो मोती पानी के अंदर बह जाता है। पानी भर के घर आती है। अब पंडित जी उठ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं वो घड़ा पड़ा तो वो कहां गया? कह घड़े में तो पानी है। अरे घड़े में पानी, देखते उधर मोती खाया। फिर कहानी बताते हैं। धर्मपत्नी फिर एक ही बात कहती है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। पंडित जी फिर से अगले दिन से भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं। कम से कम 8 से 10 दिन बाद इनको फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिल जाते हैं। अब अर्जुन गुस्सा आ जाते हैं, बोले मैंने आपको सोने के सिक्कों से बड़ी पोटली दी, फिर आपने भिक्षा मांगी। मैंने आपको अनमोल मोती दिया, फिर भिक्षा मांग रहे। भगवान श्री कृष्ण उनको शांत करते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 2 सोने के सिक्के लीजिए और आप आराम से घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आता है। पंडित जी कहते हैं अर्जुन ने सोने के सिक्कों से मेरी पोटली दी, फिर मोती दिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया? परमात्मा कहते हैं, खुद को भगवान कहते हैं, और भगवान मुझे 2 सोने के सिक्के दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। घर की राह पे चल रहे होते हैं। अब एक नदी के पास में मछुआरा खड़ा होता है और उसकी जो जाल है उसमें एक ही मछली फंसी हुई होती है। अब पंडित जी सोचते हैं यार एक मछली फंसी हुई है। जाते मछुआरे के पास कहते हैं तू भैया एक काम कर, 2 सोने के सिक्के रख ले और ये एक मछली छोड़ दे, एक मछली को क्या बेचेगा? वो क्या ठीक है पंडित जी। क्या ये मेरा करमंडल है, इसमें मछली को डाल दे, तू 2 सिक्के ले और निकल। क्या ठीक है। बोले मैं नदी में प्रवाह कर दूंगा, मेरा पुण्य हो जाएगा। क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मछली को करमंडल के अंदर डालते हैं, जो करमंडल उनके हाथ में होता है उसमें जैसे ही डालते हैं, अंदर आवाज आती है टन। और टन की आवाज क्यों आती है? क्योंकि वो जो मछली होती है वो मोती उस मछली के मुंह में फंसा हुआ होता है और वो मोती वहां पे गिर जाता है। अब वो पंडित जी चिल्लाते जोर से, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। मिला क्या था? मोती। पास में से वो जो लुटेरा जो होता है, एक दिन पहले जिसने चुराया है, कुछ दिनों पहले जिसने वो सोने की पोटली चुराई है सिक्कों की, वो निकल रहा होता है। वो देख लेता, और ये पंडित जी ने तो पहचान लिया अपन को। अब इसको नहीं पता, ये भगते हुए जाता है कि पंडित जी पंडित जी पंडित जी आप किसी को मत बताना कि मैंने आपके सिक्के लूटे थे, कि आप अपने सिक्के लो। क्योंकि उस समय तो लुटेरा कवर करके आया होता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि पहचान गया। अभी तो बिना कवर किए हुए, फेसेस कवर नहीं किया हुआ, लेकिन पहचान जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि पहचान गए, उनको थोड़ी पता है। वो तो ऐसे ही चिल्लाए थे, वो अपने डर में आके दे गया। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अब आप सुनना कहानी को। उनको मोती भी मिल गए, उनको सोने के सिक्के से भरी पोटली भी मिल गई। क्यों मिली? क्यों मिली? सुनना इस चीज को, समझना इस चीज को। जब तक वो खुद के बारे में सोच रहे थे कि मेरा अच्छा हो, मेरा भला हो, बढ़िया हो, एकदम बेस्ट हो, ये हो, वो हो, ये वो, तब तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। जिस समय उन्होंने लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट किया, विश्व कल्याण के बारे में सोचने लगे, उस समय स्वयं परमात्मा को भी लगा कि नहीं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। तो स्वयं परमात्मा भी आपकी मदद तब करते हैं जब आप दूसरों की मदद करते हैं। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद कर रहे होते हैं तो आप स्वयं परमात्मा बन के उनके लिए जाते हैं, और जब आपका बुरा वक्त होता है तो कोई आपके लिए परमात्मा बन के आता है। तो बेटा सरल सा भावार्थ ये है, लोगों की मदद करना सीखिए, है ना। मैं भी बहुत लोगों की मदद करता हूं। कभी कभी ऐसा होता है मदद इतनी ज्यादा कर देता हूं कि मैं ही नेगेटिव में साबित हो जाता हूं, और ये आदमी कुछ ज्यादा ही नेता बन रहा है। ऐसा ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, पर्सनल जिंदगी में बहुत बार हुआ है। पर फिर भी वो मेरा कर्म और मेरा धर्म वही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं अगर किसी की मदद करूंगा तो कल भगवान स्वयं परमात्मा मेरी मदद करेंगे। वो किसी ना किसी स्वरूप में आएंगे और मेरी मदद करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, या अल्लाह के दर्शन पाएगा, या जीसस के दर्शन पाएगा, या वाहेगुरु के दर्शन पाएगा। किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। तो बस सुनील भैया का एक ही मोटिव है कि तुम्हारे बेसिक्स केमिस्ट्री क्लियर हो, तुम केमिस्ट्री में एकदम तोड़ू फोड़ू बनो और एक अच्छे इंसान बनो। मेरा मेजर काम तो वही है कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ। केमिस्ट्री आए चाहे ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे इंसान हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि संसार तो भैया साइंस से नहीं चलता, संसार इंसान के संस्कारों से चलता है। सिंपल सी बात है, संसार इज इक्वल टू संस्कार। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के। यहां पे हमारे आज 2 लेक्चर खत्म होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हर लेक्चर को अटेंड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, लिखिए, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। सुनील भैया आपसे लेते हैं विदा।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।